हेलो साथियों, जय हिंद। आप लोगों का राजवती एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं शिव शंकर आप लोगों को राजवती एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में देखेंगे कौन सा सवाल है, और सभी सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्सों में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमीन जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथियों, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक और है स्वामी विवेकानंद का, वो कहता है मंजिल पर पहुंचना है तो कभी हार, राह के कांटों से मत घबराना। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कार्य की मात्रा क्या है। कार्य का एसआई यूनिट क्या है। तो कार्य का एसआई यूनिट क्या है, तो यहाँ पर जानते हैं जैसे न्यूटन क्या बल का है, कहते हैं फोर्स का है, कहते हैं न्यूटन किसका बल का है। बल का एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन है। शक्ति का कि ये क्या है, शक्ति का क्या ना वाट है, शक्ति का क्या है वाट है। और डाइन क्या है, तो बल का सीजीएस मात्रा का सीजीएस मात्रा क्या है, डाइन है। तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होगा, क्या ना कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होगा। चलिए दूसरा का नंबर सवाल क्या है। दूसरा का नंबर प्रश्न कहते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन दिया है, पहला दूरी का, दूसरा समय, सी में दिया प्रकाश, और डी में दिया धारा का। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। तीसरा नंबर सवाल में कहते हैं, तीसरा नंबर सवाल में कहते हैं बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल का एसआई यूनिट अभी बताया क्या है, न्यूटन है। केल्विन किसका है, तो केल्विन किसका है, ताप का है, टेम्परेचर के। पास्कल किसका है, दाब का। वाट किसका है, तो विभवांतर का है। चलिए दोस्त, चार नंबर सवाल। चार नंबर सवाल क्या कहता है, चार नंबर सवाल में कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चार नंबर सवाल। चार नंबर सवाल में देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से, तो दाब का क्या है, पास्कल। दाब का क्या है, पास्कल हो गया। ऊर्जा के क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है, और कार्य का भी क्या होता है, जूल होता है। तरंग धारे का एंगस्ट्रम होता है, और ऊंचे वे के क्या होता है, मैक होता है। तो एक का ए, बी का 2, सी का 3, और डी का क्या होगा, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग सही सही कमेंट करके देखिए दीजिएगा, और अब बताइएगा कितना स्कोर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, 5 नंबर क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे दिया है सूची 1 में भौतिक राशि, सूची 2 में दिया इकाई, मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो पहला देखिए, तो दूरी का ऐसा यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष। एक का क्या होगा, एक का 3 होगा, एक का 3। तो 2 गो में, ए और बी में। अब पदार्थ की मात्रा का क्या, तो मोल होता है, क्या तो मोल होता है, तो मोल होता है। तो यहाँ से क्या, ए नंबर ऑप्शन हमको मिला है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होती है, तो वाट होती है। ऊर्जा का मात्रा क्या, विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है, विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, कुलम्ब होती है, क्या कुलम्ब होती है। और वाट ऊर्जा किसकी, तो वाट घंटा होता है। ऊर्जा कैसे मात्रा की, तो वाट घंटा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर सवाल देखते हैं।
6 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों? 6 नंबर सवाल से पहले एक आपको क्वेट सुनाते हैं, तब तक आप आंसर कीजिएगा। कहता है कश्ती डूब कर निकल सकती है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, शम्मा बूझ कर भी जल सकती है, मायूस न हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त बदल सकती है। दोस्तों इसी के साथ 6 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताइए और देखते क्या है। 6 नंबर सवाल कहते ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या कहा? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले दोस्तों सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार तब तक ना समझे तब तक सवाल को पढ़े, फिर उसका आंसर उसी में छिपा रहता है। कहते ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में डेविड ने दिया, बी में कहता है रमनफोर्ड ने दिया, रमफोर्ड ने दिया, 3 में सेल्सियस ने दिया और 4 में फ़ारेनहाइट ने दिया। तो इसका सबसे पहले प्रमाण किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। 7 नंबर सवाल का आंसर बताइए। 7 नंबर सवाल का आता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? मतलब बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पिघलाया था? तो इसका ऑप्शन में दिए रमफोर्ड, जूल, डेविड और सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? डेविड ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को घिसकर पिघलाया था। ऑप्शन नंबर 8 में अब सब प्रश्न नंबर कितना 8 में क्या कहते हैं? जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य को ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या? एक स्थिरांक होता है जिससे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? काड़ा सवाल पहले पढ़िएगा। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिससे ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया 4186 जूल पर किलो कैलोरी, 4.186 जूल कैलोरी, 4.186 गुना 10⁻7 अर्ग कैलोरी, तो या उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। सभी होगा। इसका मान के तो कैलोरी जूल कैलोरी, जूल पर किलो कैलोरी में दिया, जूल कैलोरी में और कैलोरी में। इसका ऑप्शन क्या होगा? सब होगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? 9 नंबर सवाल देखते हैं साथियों। 9 नंबर सवाल में कहता है निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है? तो वर्क क्या होता है? डब्ल्यू से कार्य को क्या डब्ल्यू से सूचित करते हैं? क्या? तो वर्क को किससे? डब्ल्यू से सूचित करते हैं। वर्क क्यू के आवेश और ऊर्जा के जूल को ऊर्जा को क्या हम जे से सूचित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा था? जे बराबर क्यू बाई डब्ल्यू बाई कहते हैं आवेश होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? 1 होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला स्लाइड में देखते हैं। अगला सवाल में क्या है? 10 नंबर सवाल, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमान के आंतरिक भाग के सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का, ऑक्सैलिक अम्ल का, अश्रव्य तरंग का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग होता है? विमान हो या गाड़ी हो, मतलब जिसका छोटे छोटे भाग जहाँ पर हम अपने हाथों से सफाई ना कर सकते वहाँ पर कहते हैं हम पराश्रव्य तरंगों के द्वारा उसकी सफाई करते हैं।
11 नंबर सवाल क्या कहता है 11 नंबर सवाल में कहता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि निम्न में से क्या होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज न देकर मैं कहते 20 किलो हर्ट्ज भी देता तो हम क्या कहते 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बारंबारता की ध्वनि को निम्न में से क्या कहते हैं। तो इसको ध्वनि को निम्न में से हम क्या कहते हैं, इसको ध्वनि को हम निम्न में से हम श्रव्य तरंग, जिसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है। कहते ऑडिबल साउंड मतलब है श्रव्य तरंग। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी होगा। सवाल नंबर 12 का जी तरंग का वेग भी से सूचित करते, आवृत्ति को एन से और तरंग दैर्घ्य को कहते लेमडा से सूचित करते। में संबंध दीजिए, दिया जाता है। क्या संबंध इसमें होता है, तो इसका संबंध होता है तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर कितना, इसका 1 होगा। ऑप्शन नंबर किसका, इसका क्या होगा, तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या 1 होगा। ठीक है, अब चलते अगला सवाल। अगला सवाल है इसका 13 और 14 में। 13 में क्या कहा है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 1 में तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी में तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी में तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर ध्वनि को नहीं सुन सकते। जैसे अंतरिक्ष यात्री जाते तो वो लोग अपने आप में कनेक्ट रहते हैं एक माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिससे द्वारा वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का 1 होगा। 14 में क्या कहते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों। अगर चमगादड़ अंधेरे में उड़ती है तो क्यों उड़ सकती है। ऑप्शन नंबर 1 में अंधेरे में उससे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का फ्यूलिप बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। यह क्या है, पराश्रव्य तरंगे क्या कहते कहते निकालती है। पराश्रव्य तरंग क्या करती है, छोड़ती है। इसके द्वारा यह अपने उड़ सकते हैं, जिसको इंफ्रासोनिक पराश्रव्य तरंग छोड़ती है। कहते पराश्रव्य तरंग छोड़ती है, जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्या सोनिक, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, वेव कहा जाता है। 15 नंबर सवाल कहते हैं, 15 नंबर सवाल क्या कहता है, 15 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। ऑप्शन नंबर 1 में गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने और माइकलसन ने। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो बात करते प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। किसने किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। अगला सवाल कहता है 16 नंबर सवाल में कहता है प्रकाश के वेग किसमें अधिक होते हैं। प्रकाश के वेग किसमें अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हीरा में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो प्रकाश के वेग सबसे अधिक किसमें होते हैं। तो प्रकाश के वेग सबसे अधिक किसमें, निर्वात में होते हैं। निर्वात में प्रकाश के वेग की बात करते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहते हैं पर सेकेंड होती है, क्या होती है, पर सेकेंड होती है, 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश के वेग क्या थे, 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल कहता है 18 नंबर में। 18 नंबर कहता है जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल, कांच और हीरा, जल, कांच और हीरा में प्रकाश की चाल। 17 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर छूट गया। तो माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम
के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसा ही रहती है, या सहसा 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 गिर जाती है। तो 17 में क्या होगा, वैसा ही रहती है, मतलब माध्यम में ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, वैसा ही रहती है। 18 नंबर समझ, जल, कांच एवं हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। निम्न क्रम में हीरा, कांच, जल, या कांच, हीरा, जल, जल, कांच, हीरा, हीरा, जल, कांच। तो जल, कांच और हीरा, हीरा सबसे अधिक होगी प्रकाश की चाल हीरा में, उसके बाद कांच में, उसके बाद कहते हैं जल में होगी। ठीक है। 19 नंबर सवाल में क्या कहता है, 19 नंबर सवाल में कहता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। देखिए लगभग के बाद क्या क्या गया, सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है, 8 सेकेंड होगा ना, 1 सेकेंड होगा ना। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश के वेग को कितना लगता है, तो 100 सेकेंड, जिसको हम 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। लगभग में क्या है, तो 100 सेकेंड दिया गया है। अगला सवाल कहता है 20 नंबर का, तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने देर में पहुंचती, तो अब भी बताते हैं कितना, 8 मिनट में पहुंचती है। एसएससी 2014 में यह सवाल पूछा गया है। 21 नंबर सवाल में कहते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग अभी बताए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड पहला ऑप्शन है, दूसरा का किलोमीटर पर सेकेंड है, तीसरा का ऑप्शन है मिलीमीटर पर सेकेंड है, और चौथा में दिया बी में दिया क्या, मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कहना बी होगा, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। 22 नंबर सवाल में क्या कहता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग देता है, वर्णमंडल दिखाई देता है, प्रभा मंडल दिखाई देता है, क्रीट या कोरोना दिखाई देता है, कोई भाग दिखाई नहीं देता। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, क्रीट मतलब कोरोना भाग दिखाई देता सूर्य का। अगला सवाल है 23 नंबर कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितनी होती है, सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय कितनी होती है, तो कितना होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय कितना, 460 सेकेंड होती है। कितना, 460 सेकेंड होती है। अगला सवाल कहता है 24 नंबर में कहते हैं सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो ये 5वां गलत। सूर्य ग्रहण के बात करें तो इसका एक ट्रिक है सम्मा। सम्मा का मतलब क्या होगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य चंद्रमा का हो बीच में हो, चंद्रमा कहाँ पे हो, तो बीच में हो, चंद्रमा कहाँ पे हो, तो बीच में हो, तो वहाँ पर कहते हैं सूर्य ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण ये याद कर लीजिएगा, सूर्य ग्रहण ज़्यादातर हमेशा कहते हैं अमावस्या को लगते हैं, अमावस्या को लगते हैं। चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, शाम होता है कि नहीं, शाम। सूर्य, पृथ्वी और कहते चंद्रमा, ये कहते सूर्य ग्रहण कहते पूर्णिमा को ज़्यादातर लगता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगला सवाल में। 25 नंबर सवाल क्या, 25 नंबर सवाल से पहले एक क्वेट है जिसको हम सुना देते हैं आप लोगों को। कहते समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 25 मिनट कुछ वायु निम्न में से क्या है, वायु क्या है, निम्न में से तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं है। तो RRB 2005 में पूछा गया सवाल है कि वायु निम्न में से क्या है, तो वायु निम्न में से क्या है, मिश्रण है। कहते वायु निम्न में से क्या है, मिश्रण। अब बताइए मिश्रण क्या होता है। देखिए मिश्रण कहते जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण की प्राप्त होती है। कितने
किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं और किसी भी अनुपात में मिलाए तो वह मिश्रण होगा, और समान अनुपात में मिलाया जाता तो वह उसको हम यौगिक कहते हैं। और कहते एक ही पदार्थ से बना हुआ तत्व को हम कहते हैं तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के यौगिक से एक ही प्रकार के एक ही प्रकार से जो बनता है उसको हम कहते हैं तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ से बनता है उसको हम क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर सवाल में क्या था, कहते निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। रासायनिक यौगिक कौन सा है, वायु है, तो वायु तो हम बताए मिश्रण है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, पारा है, Hg जिसको कहते हैं ये कहते हैं तत्व है, अमोनिया होगा, कहते हैं NH3, इसका ऑप्शन क्या होगा अमोनिया होगा। अगला सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल कहता है अगला सवाल कहते हैं निम्न में से मिश्रण है, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 27 का क्या होगा सी होगा। इस्पात क्या है मिश्रण है। 28 में कहते हैं शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व है। तत्व क्या होता है, सबसे पहले तत्व की बात करें तो तत्व कहते या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, तत्व कहते एक ही प्रकार से परमाणु, सीमेंट होगा नहीं इसका ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। और यह सवाल 2008 में पूछा है रेलवे ने। सोडियम और कांच, कांच तो होगा नहीं, तो सोडियम इसका क्या क्या होगा N, इसका सिंबल होता है, यह कहता है शुद्ध तत्व है। 28 हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 29 में क्या कहता है। 29 नंबर सवाल में कहता है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्साइड ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न से कौन है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न से कौन है, तो F2O है, MnO2 है, H2O2 है, CO2 है। तो इसका कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था जिसका 2 वह कहते हैं F2O है। ऑक्सीकरण निकालने की हम अगले वीडियो में जब चैप्टर बाई लाएंगे तो उसमें ऑक्सीकरण निकाल के एक सबसे आसान विधि के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि ऑक्सीकरण हम कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व को ऑक्सीकरण में कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 29 में कि Na2S2O3 में सल्फर मतलब सल्फर क्या है, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था कहा क्या है, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ये क्या है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीकरण निकालने के हम अगले वीडियो में जब चैप्टर बाई लाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि ऑक्सीकरण हम कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर सवाल कहता है निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है, तो इसका ऑप्शन होगा था N2O5 में ऑक्सीकरण नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। सवाल नंबर कहते 32, सवाल नंबर 32 में क्या कहता है कि ऑक्सीकरण एक पदार्थ है, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, बी में देख एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटाता है, एक उपचयन अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, एक उपाचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो, तब बात करें इसका क्या होगा, इसका 32 का ऑप्शन नंबर क्या होता है 1 होगा। एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को क्या होता है बढ़ाता है, कौन ऑक्सीकरण। 33 में कहते उपचयन, उपचयन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में ऑक्सीकरण में ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। 2 में देते
किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धन विसुस्ती तत्व का अनुपात बढ़ता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर चुनें। इसका ऑप्शन क्या होता है, केवल एक ही सही है। किसी भी पदार्थ को हाइड्रोजन विस्थापित होती है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन कैसे विस्थापित होती है। आप कहते हैं अगला 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल में कहते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहते हैं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन के बात करें तो 27.7% पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात करें तो 8.1% पाया जाता है। लोहा 5% पाया जाता है। तो इसमें कहते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया, कौन सा तत्व पाया जाता है, और तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 35 नंबर तत्व सवाल करता है कि संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो यह कहते हैं ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। यह डी ऑर्बिटल के तत्व को हम कहते हैं संक्रमण धातु माने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। 36 नंबर सवाल में कहते हैं प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। प्रत्येक आवर्त, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे प्रत्येक आवर्त का, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये कहते हैं पी ब्लॉक, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर क्या होता है डी ब्लॉक होता है। ठीक है, डी ब्लॉक, यहाँ पर क्या होता है एफ ब्लॉक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व क्या होता है। तब प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व के बारे में बात करें तो एक निष्क्रिय गैस होती है, और शुरुआती तत्व क्या होती है, एक क्षारीय तत्व होती है जिसको अल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है हमको 37 नंबर कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, एक क्षारीय धातु होते हैं, अल्कली मेटल होती है। ठीक है, 38 हो गया, 39 37 हो गया। 38 नंबर सवाल क्या कहते हैं, 38 नंबर कहते हैं निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं। तो शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय किसमें होती है, तो नियॉन में होते हैं। नियॉन क्या है, एक अक्रिय गैस है। कहते हैं नियॉन कहते हैं अक्रिय गैस है, इसमें कहते हैं शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं। ये आपके पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जहाँ पर, वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। 39 में क्या कहता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तीसरा और चौथा समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, बेसिक और एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, बेसिक और एसिडिक होता है। ठीक है, 40 में कहता है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जैसे हम ना कहें पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला आवर्त में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में क्या होता है 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में भी कहते 32 होती है। तो पूछा गया है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितना 8 होती है। दूसरे आवर्त में कितनी होती है, 8 होती है। 8 को तत्वों की संख्या होती है, कितना 8 होती है। कितना इसका होता है 2n के स्क्वायर होता है। कितना 2n के स्क्वायर इसका कहते हैं फॉर्मूला होता है। इस पर हम निकालेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व। 41 नंबर सवाल के, तो आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व, तो अभी बताया कितने 18 तत्व। चौथा और पांचवा में 18, दूसरा तीसरा में 8, पहला में कितना होता है, तो 2 होता है, और छठा और सातवां में कितने 32 होता है। ये डी तो होगा नहीं इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है 42 नंबर क्या है, बायोलॉजी का सवाल है। कहता है कि 42 निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है।
तो ऑप्शन नंबर 1 में आलू का, शोरगम का, सूरजमुखी का, मटर का। जैसे हम जानते हैं कि दाल की पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या, तो मटर होगा। 43 नंबर में कह रहा है कि इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब इस पेड़ का छाल को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, दालचीनी का, लौंग का, नीम का या तार का। तो तार का होगा नहीं, नीम का भी होगा नहीं, लौंग का हम छाल के यूज नहीं करते, वृक्ष के, लौंग के वृक्ष के छाल का यूज नहीं करते, उसको कली का यूज, फुल कली का। और इसका ऑप्शन नंबर क्या, दालचीनी, दालचीनी क्या कहते हैं, छाल का यूज करते हैं, कहते हैं मसाले के रूप में। 44 नंबर कहते हैं निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो जानते सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 45 में कहते हैं तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कचिनेटम से, साइकस से, देवदार से या चीड़ से। तो क्या होगा, ये तारपीन का तेल किससे, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल कहते हैं प्राप्त किया जाता है। और 46 नंबर सवाल भी क्या कहते हैं, 46 नंबर में कहते हैं सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। लौंग क्या, तो मूल से प्राप्त होता है, तने से होती है, फूल की कली से होती है या फल से होती है। तो ये क्या, फूल की कली से होती है। ऑप्शन नंबर कहते हैं सी होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। 47 नंबर सवाल में कहता है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से या तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। तो 47 का ऑप्शन क्या होगा कि तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर कहता है डी होगा। 48 में कहते हैं निम्न में से किस कोशिका अंग से लाइसोम, मतलब लाइसोम बनता है, किस कोशिका अंग से लाइसोम बनता है। केंद्रक से, अंतर्द्रव्य जालिका से, गोल्जिका से या राइबोसोम से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गोल्जिकाय से। कहते गोल्जिकाय से क्या होते, कोशिका आंतरिक अंग से लाइसोम बनता है, गोल्जिकाय से। 49 पे कहते निम्न में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। वो निम्न से वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या राइबोसोम। तो कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, तो प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है। अंतिम सवाल है कहता है 50 नंबर। अंतिम सवाल है कहते हैं 50 नंबर। 50 नंबर सवाल में कहता है कि एक इमारत में ईंट जीवों में, मतलब एक इमारत है जिसमें ईंट का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार ईंट रहता है एक इमारत में, उसी प्रकार जीवों में क्या रहती है, कोशिका रहती है, उत्तक रहती है, अंग रहती है, ग्रंथियां रहती है। तो उसी प्रकार जीवों में क्या होती है, कोशिका होती है। जिस प्रकार इमारत में ईंट होती है उसी प्रकार जीवों में क्या होती है, कोशिका होती है। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होगा। 50 सवाल का सेशन था साइंस का, और कल से हम क्या करेंगे, साइंस का भौतिक भौकाल सीरीज चालू। ठीक है दोस्तों, आना ना भूलें।